दुनिया क्या बताएगी कि क्या करना है हमें, जब मंजिल अपनी साफ दिख रही हो हमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके नाम है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों के बीच में आप क्या करोगे, डिफरेंस करने वाले हो। तो इसको याद करने के लिए आपको बहुत ही इजी तरीका है। इजी तरीका क्या है, दो गाने याद रख लो। दो गाने कौन से है सर, जल्दी से बताओ। दो गाने, एक तो वो है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा गाना है, थोड़ा सा मॉडर्न है, वियोजन अभिक्रिया के लिए, जो हमें छोड़ के तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। तो इस प्रकार से दो गानों में हमारे दोनों जो रिएक्शन है वो अपने कंप्लीट हो जाती हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहोगे आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे कि एक तो ये है हमारे पास और एक ये ढक्कन है, दोनों को जैसे ही मैंने मिलाया तो हमारे पास एक कंप्लीट मार्कर बन गया। तो इसी प्रकार से हमने बोला कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला दो है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं, हमारे कागज को आप जलाते हो, लकड़ी को आप जलाते हो, तो उनके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बन को जब भी आप जलाते हो तो वहां पर वायु की उपस्थिति में ही जलेगा, सबको पता है, बिना ऑक्सीजन के वो जल भी नहीं सकता। तो वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। सीधी बात यह, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, साथ में ऊर्जा अपने को हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देखें तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। इसको आप क्या बोलते हो भाई, जल का फॉर्मूला यही तो है। हाँ सर, समझ में आ गई बात। तो सर इंग्लिश मीडियम वालों को तो बताओ, इनको ही बता रहे हो। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप किसको बोलोगे, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैग्नीशियम का फीता है हमारे पास, अगर हम उसको जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, राख बनेगी। राख जैसा ही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को मिले सुर मेरा तुम्हारा क्या बन गया, सुर हमारा बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोलोगे सर हमें अलग एग्जांपल क्यों दिया, इनको तो CO2 वाला दिया था तो हमें भी दो। तो आप नाराज ना हो जाओ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इसलिए यहाँ पर भी CO2 वाला एग्जांपल मैंने दे दिया है। आगे बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। ऊपर वाले में दो जोड़ करके एक बने थे, अब उल्टा क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा लेकिन टूट जाएगा और दो या दो से अधिक उत्पाद वो बनाने वाला है। देखो कैसे वियोजन अभिक्रिया किसे कहोगे, परिभाषा हम देखते हैं। सबसे पहले वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद वो बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दोगे सर हमारे को, एग्जाम्पल हम ऐसे देंगे, एक कैल्शियम कार्बोनेट आता है, क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम उसको गर्म करते हैं ना, हीट देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तब क्या होता है, वो टूट जाता है। टूटता किसमें, दो छोटे छोटे उत्पाद के अंदर टूटता है। दो छोटे उत्पाद कौन से है सर बताओ, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो गैस होती है इसलिए उड़ जाती है। और कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता होगा क्या होता है, चूना बोलते हो इसको, क्या बोलते हो, चूना। चूना देखा होगा आपने, जैसे सही तरीके से बताएं तो आपको पता होगा, जैसे दीवारें होती है अपनी दीवारें, आपका पता नहीं, हमारे घर के अंदर जैसे मैंने कुछ सालों पहले देखा था, तो दीवारों के ऊपर सफेदी करने के लिए एक कट्टे के अंदर सफेद पदार्थ लेके आए थे। तो वो सफेद पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड था। फिर इसको हम पानी में डालते हैं, किसमें, पानी में डालते हैं, और पानी में डालते हैं तो वो पानी उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है पता है, आज मेरे को पता चल गया कि जब हम उसको पानी में डालते हैं ना तो क्या बनता है, CaOH बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो ऊर्जा मुक्त होती है इसी की वजह से अपने को गरम लगता है। और जो CaOH2 होता है इसका उपयोग करते हैं हम दीवारों के ऊपर सफेदी करने के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखो क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलोगे आप, कि a reaction in which a single substance decomposes to give two or more
प्रोडक्ट, ठीक है। तो टू और मोर प्रोडक्ट हम देंगे तो इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब एक ही प्रोडक्ट, एक ही सब्सटेंस होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा, और टू और मोर छोटे छोटे सिंगल टू और मोर सब्सटेंस अपने को देखने को मिल जाएंगे, प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एग्जांपल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके वाटर के अंदर इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो, ठीक है। तो बड़े बड़े एग्जांपल मैंने आपको बताए, और भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसको आप धूप में रख दो, कहां पर रख दो, सनलाइट के अंदर रख दो, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। और ये जो मैं क्या कर रहा हूँ 2 3 ये क्यों लगा रहा हूँ, देखो ये जो 2 लगाया मैंने, ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया है, ठीक है। बैलेंस करना मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो। ये जो मैं बैलेंस कर रहा हूँ, 2 लगा रहा हूँ, ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिएक्शन को क्या किया है, बैलेंस किया, संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने लिखा है, इसलिए 2 3 4 लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन बोल रहा है कि जो तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो बड़ा पछताओगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन छोड़कर चला गया है, इसलिए हाइड्रोजन बोल रहा है कि जो तुम छोड़कर मुझे जाओगे बड़ा पछताओगे। और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस टाइप से 2 गानों के अंदर हम पूरी की पूरी दोनों के दोनों रिएक्शन है उनको हम लर्न कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा है तो कैसे बताओगे, एक लाइक कर दो, पता चल जाएगा मेरे को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एग्जाम्पल के साथ में आप देखोगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखो कोई भी अभिक्रिया होती है हमारे चारों ओर, तो हम क्या देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जब कोई 2 केमिकल को मिलाया जाता है तो जो टेस्ट ट्यूब होती है अपनी, वो नीचे से जब पकड़ते हैं तो अपने को गरम गरम लगती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो चीजें इस टेस्ट ट्यूब में डाली है उन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी है, और अभिक्रिया करके कुछ मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करी है, और उसी ऊर्जा के द्वारा ये जो टेस्ट ट्यूब है ये गर्म हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उस ऊर्जा मुक्त होती है वह क्या कराती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी मतलब छोड़ना। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे और बाद में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बारे में कुछ विस्तार से बातें करने वाले हैं। आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे बोलोगे। वह अभिक्रिया जिसके अंदर उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद तो बनता ही है, साथ में ऊष्मा भी मिल जाती है अपने को, कितनी अच्छी बात है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मेथेन होता है अपना, मेथेन को जब हम जलाते हैं तो हमारे पास पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, थोड़ा सा जलवाष्प भी मुक्त होती है, लेकिन जब ऊर्जा हम देखते हैं तो ऊर्जा की मात्रा भी वहां पर काफी होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम मेथेन को जलाते हैं तो हमारे पास में ऊर्जा मुक्त होती है। मेथेन को हम ईंधन के तौर पे हम काम में लेते हैं। ईंधन जैसे कि LPG होता ना, उसी तरह इसको हम ईंधन के तौर पे काम में लेते हैं। इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऊर्जा मुक्त होती है। साथ में एक चीज और बता दूं आपको, जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन, कोई भी चीज को जलाओ, कार्बन, लकड़ी, कोयला, जो भी आपकी मर्जी है, उसको जलाओगे तो ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब वहां पर जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा को छोड़ने वाली अभिक्रिया है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलोगे आप इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, इसकी थ्योरी आप ऐसे दोगे, ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद प्रोडक्ट्स इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल, एक तो एग्जांपल आपका ये रहा, मेथेन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल अपना ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हम जब भोजन खाते हैं तो उसका क्या बनता है, अंदर जाके उसको हम ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जब ये ऑक्सीजन अंदर के ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करती है तो वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है, और ये ग्लूकोज क्या बनाता है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। वाटर हमारे बॉडी के अंदर काम में आ जाता है, और साथ में हमको एनर्जी भी मिलती है, जिससे कि हम डेली जो रूटीन के कार्य हैं, वर्क है, वो करने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए ये वाला एग्जांपल बेस्ट है, क्योंकि हम बोलेंगे कि जो शोषण है
वो भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी है वो रिलीज होती है इसके अंदर किसी न किसी फॉर्म के अंदर। बात करते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया की, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। क्या होती है, उल्टा हो जाएगा भाई। उल्टा कैसे, मतलब इसके अंदर उष्मा रिलीज हुई थी और इसके अंदर क्या हो जाएगी, उष्मा को हमको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उष्मा को देना पड़ेगा और ये क्या करेगा, उष्मा का शोषण करेगी ये अभिक्रिया, है ना, एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी को। तो हम बोलेंगे इजी है। देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान से बात है। एग्जाम्पल बताओ सब हमको। तो एग्जाम्पल ये है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट आता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करोगे तो हीट करने पर वो क्या होता है, हीट करने पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे बोलेंगे कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सर एक और एग्जांपल आ गया अपने पास में कि AgBr आता है। क्या आता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम होता है। जैसे ही हम इसको धूप में रख देते हैं, सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो सनलाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। उस सनलाइट की एनर्जी को सिल्वर ब्रोमाइड एब्जॉर्ब करके टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है प्योर सिल्वर में और ब्रोमीन गैस के अंदर। इसका मतलब ये होगा कि हीट एनर्जी इसके अंदर भी एब्जॉर्ब हुई है। और ये भी क्या है, एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एग्जांपल आप याद रख लोगे, एक एक एग्जांपल आप याद रख लोगे। 2 एग्जांपल मैंने ईच रिएक्शन के बताए, प्रत्येक रिएक्शन के बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इन दोनों रिएक्शन के बीच में डिफरेंस करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं 2 और नई रिएक्शन, 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश मीडियम वाले बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना इस चीज को। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलोगे, इसको आप ऐसे समझो कि आपका 2 दोस्त का एक ग्रुप है। क्या है, 2 दोस्तों का एक ग्रुप है और कोई तीसरा स्टूडेंट आता है और वह यहाँ पर आता है और इनमें से किसी एक के साथ में पक्की दोस्ती कर लेता है। मतलब एक तीसरा स्टूडेंट आया और उसने इनमें से एक के साथ में अभिक्रिया कर ली और दूसरे को वहां से विस्थापित कर दिया, इस जोड़े से उसको निकाल दिया। तो इस प्रकार की रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। साधारण शब्दों में हमने देखा, परंतु विज्ञान की भाषा में क्या बोलोगे आप, विज्ञान की भाषा में हम ऐसा बोलेंगे कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर अधिक अभिक्रियाशील, अब वो जो नया आया है उसमें कुछ नए गुण तो होंगे, अच्छी बात तो होगी, तभी तो इसने इसके साथ में दोस्ती करी। तो इसमें देखो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है निम्न क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ये देखो एग्जाम्पल हम देखेंगे। फेरस है, मतलब लोहा है, उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। एक कॉपर सल्फेट आता है, उसको हम जैसे ही पानी में डालते हैं उसका गलीय विलयन बनाते हैं तो नीले कलर का सॉल्यूशन बनता है। अब हम बोलेंगे कि अगर हम उसके अंदर कील डाल दें, लोहे की कील डाल दें, नेल्स डाल दें, तो उसमें हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि जो नीला रंग था वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फेरस ने इस कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और स्वयं इसकी जगह पे आ गया। मतलब फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा अलग चला गया। इसका मतलब अब नया पदार्थ क्या बन गया, ये FeSO4 बन गया और फेरस ने इसको कॉपर को विस्थापित किया है, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया हम बोलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले कैसे बोलोगे इसको, बहुत इजी है। एग्जांपल और भी बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, विस्थापन अभिक्रिया के। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर हम उसको बोलेंगे रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound। देखो कैसे बोलोगे, a reaction in which an element displaces another element from its compound is known as displacement reaction। For example, अगर हम जिंक ले लें, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, एक्वस था, जलीय विलयन था, उस एक्वस के अंदर हमने जिंक डाल दिया सॉलिड सब्सटेंस, तो क्या होगा, जिंक का सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना, और जो कॉपर है वो बेचारा अलग चला जाएगा। मतलब कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेम चीज इसमें होगा, लेड होता है, लेड उसको हम कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो लेड क्लोराइड बनता है। मतलब लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद इसकी जगह पे आके बैठ गया, लेड क्लोराइड फॉर्म कर लिया।
ठीक है, इस प्रकार से दोनों के दोनों रिएक्शन है, ये सारी एग्जांपल है किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया के। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर दो जोड़े रहते हैं, मतलब इसके अंदर इस जोड़े का एक एलिमेंट इस दूसरे वाले के एक एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर लेगा और फिर जो दोनों बचेंगे ये भी आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। इस प्रकार से वापस से दो जोड़े ही बन जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, इनमें से जो एलिमेंट थे वो आपस में अपने आयनों का एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा मोस्ट है, वो देखेंगे क्या है। सबसे पहले देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया की थ्योरी कैसे लिखोगे आप। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का परस्पर स्थानांतरण होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि सर हम उसको बोलेंगे रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, मेरे पास सोडियम सल्फेट था, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, इसको सोडियम बोलते हैं। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हमने करवाई है बेरियम क्लोराइड से, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम ने इस बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम ने इसकी जगह ले ली, फिर तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम चला जाएगा यहाँ पर, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो देखो इसमें हुआ क्या, सोडियम इसकी जगह चला गया और बेरियम इसकी जगह पे आ गया, मतलब आयनों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसलिए हमने क्या बोला, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ध्यान आपका ये देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर दो पदार्थ बने हैं, दो प्रोडक्ट बने हैं, दो उत्पाद बने हैं। इनके अंदर मेरे को दिख रहा है कि ये वाटर के अंदर घुलनशील है, ये भी एक्वस जल के अंदर घुलनशील है, ये भी वाटर के अंदर सोलेबल है। बट इसके ऊपर ध्यान दो आप, इसके ऊपर क्या दो, ध्यान दो, दिख रहा आपको ये सॉलिड है, बाकी सब जल में घुले हुए हैं, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो लास्ट में क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, जो कि सॉलिड है, ठोस है। अब ठोस तो जल में घुल नहीं सकता, क्या होगा, पेंदे में बैठ जाएगा, सही बात है, पेंदे में बैठ जाएगा, मतलब अघुलनशील पदार्थ प्राप्त हुआ है। तो इस अघुलनशील पदार्थ को हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, अवक्षेप। क्या बोलेंगे, अवक्षेप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछता है कि अवक्षेप किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बनने वाले अघुलनशील उत्पाद को क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हो भाई, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि सर हमको भी बताओ थ्योरी, हमने कौन सा पास किया है, तो आप ऐसे बोल देना, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म in a reaction is known as precipitate, unsoluble substance is formed is known as precipitate। और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे बात समझ में, क्वेश्चन आया हुआ भाई एग्जाम के अंदर, पूछा हुआ कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, मतलब अवक्षेप क्या होता है और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। तो आप इजीली बता सकते हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इन रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छा बताया आपने, मजा आ गया आपको। तो इसी प्रकार से आगे हम रिएक्शन देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया देखेंगे। तो आशा करता हूं आज की बताई हुई रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आनंद आया होगा। इसी प्रकार आनंद को लूटने के लिए आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। आसान है, देखो दोस्तों, इसके अंदर नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की बात आएगी इसके अंदर। दो टाइप से हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और दो ही टाइप से देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन को। एक तो देखेंगे ऑक्सीजन के बेसिस पे और दूसरा देखेंगे हाइड्रोजन के बेसिस पे, है ना। ऑक्सीजन के आधार पर कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ना,
होता है उसके अंदर, तो ऐसी अभिक्रिया को हमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। A reaction in which addition of oxygen in any substance is known as oxidation reaction। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। बात करें एग्जाम्पल की तो हम ऐसे बोलेंगे, कॉपर होता है अपने पास, क्या होता है, कॉपर। कॉपर के वायर आपने देखे होंगे, कॉपर के तार आपने देखे होंगे, कैसे भूरे भूरे कलर के होते हैं। जब इनको गर्म किया जाता है, इन तार को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये जो पदार्थ है ये कैसा बनता है, हमारे पास ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, BLACK। कैसा बनता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, ब्लैक कलर का काले रंग का पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। फिर और एग्जांपल है क्या इसके? हाँ बिल्कुल है ना, एग्जांपल बहुत सारे हैं। मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब गर्म करते हैं। जलाने का मतलब क्या है, हीट देंगे, उष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे उसको, तो क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सर रिडक्शन के बारे में कुछ बताओ ना हमें, किसके आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर हमने बोला ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और उल्टा हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन का निकलना। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। सर कैसे, इसका एग्जांपल कैसे दोगे आप? वही बात, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ा ना इसमें, अब कैसे भी करके मैं निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, ये जो ब्लैक कलर का मेरे पास चूर्ण बना है, इस ब्लैक कलर के चूर्ण को मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करूँगा। अब की बार क्या करूँगा, हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म कर रहा हूँ, तो क्या देख रहा हूँ मैं, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगा और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। और जो कॉपर है वो भूरे रंग का, ब्राउन कलर का अपने पास सब्सटेंस बन जाएगा, ब्राउन कलर का भूरे रंग का पदार्थ अलग से बच जाएगा, मतलब प्योर कॉपर हमारे पास आ जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया साहब, रिडक्शन हो गया, मतलब अपचयन हो गया इसका। सीधी सी बात है भाई, साधारण सी बात है। और मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आई बात समझ में? हो सर, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ये बात तो सर समझ में आ गई। अब मेरे को सर वो बताओ, हाइड्रोजन के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे किसको, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। ऑक्सीजन के बेसिस पे कर लिया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। बात करेंगे हाइड्रोजन की तो इससे उल्टा होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब की बात सीधी सी बात है, देखो इधर सामने मैं बोल रहा हूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, निकलता है, तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सर एग्जाम्पल क्या दोगे इसका? तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, देखो एक आता है हाइड्रोजन सल्फर आता है H2S। जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, सल्फर तो अलग चला जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन इससे निकल गया और प्योर सल्फर मिलता है अपने को, शुद्ध सल्फर यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल हो जाएगा, अच्छा एग्जाम्पल हो गया। मतलब H2S किसके अंदर ऑक्सीकरण हुआ है, H2S का ऑक्सीकरण हुआ है सल्फर के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में अपने आ गई है। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना दोनों क्या हो जाएंगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। सर तो सर परिभाषा तो दो, हाइड्रोजन के आधार पर क्या बोलोगे आप, कैसे परिभाषित करेंगे? तो प्यारे बच्चों आप ऐसे बोलोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी
सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। मतलब किसी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ये देखो साहब एग्जाम्पल, इतना मस्त एग्जाम्पल आपको कभी नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। क्या बना लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। अम्ल है भाई ये, खतरनाक, हाथ मत लगाना इसको। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर के आपस में क्या बना लिया? HCl बना लिया। ये भी गैस था, ये भी गैस था, और बनाया है लिक्विड सब्सटेंस इसने बनाया है। मतलब सीधी सी बात हो गई। सर ये बताओ अपचयन किसका हुआ है? अपचयन किसका हुआ ये तो बताओ। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, अब किस में जुड़ा? क्लोरीन में जुड़ा। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? HCl के अंदर अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? रिडक्शन किसका हुआ? जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। सर यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई, लेकिन नीचे कुछ और लिखा हुआ, उसके बारे में कब बताओगे? उसके बारे में अभी बताएंगे। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे आप? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण बोला जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया की, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो दोस्तों, आपका मैं कुछ ध्यान है ना वो यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। ध्यान कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने ऐसे बोल दिया, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो आप एक बार। इसके अंदर मेरे को दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके किस में जुड़ा? हाइड्रोजन में जुड़ गया। मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ मेरे को। तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन हो गया। आई बात समझ में? मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी एक पदार्थ का, किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाता है। एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन ऑटोमेटिकली होता है। मतलब ये दोनों रिएक्शन आपस में साथ साथ चलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी एक सब्सटेंस का, एक रिएक्टेंट का, अभिकारक का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तथा दूसरे का ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया आप बोलोगे। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमें बहुत अच्छी बात बताई, मजा आ गया सर, मौज कर दिया। तो सर परिभाषा कैसे बोलोगे? थ्योरी कैसे बोलोगे आप? थ्योरी हम ऐसे बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की, या फिर इसके दो नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए ना रेडॉक्स रिएक्शन तो भी बात वही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम आए तो भी वही बात है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या होगी सर परिभाषा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड and other get reduced is known as, this type of reaction is known as redox reaction। हाँ सर ये बात है क्या? बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सर एग्जाम्पल क्या दोगे हमें? एग्जाम्पल यही हो जाएगा, यही एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो, सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्या बोलूँगा कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इनको दोनों को मैंने हीट किया, गर्म किया, तो क्या हो गया? कॉपर बन गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ करके H2O बना लिया, मतलब जल का निर्माण कर लिया, पानी निकाल दिया। ठीक है, मतलब देखो इसके अंदर कॉपर ऑक्सीकरण किसका हुआ? ऑक्सीकरण तो हुआ हाइड्रोजन का, और अपचयन हुआ कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये आई बात समझ में आपको? सर हमें अच्छे से समझ में आ गई, आज तो मजा आ गया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हमने सीखी, साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी हमने देख लिया। तो इसी प्रकार से आगे अब अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। मतलब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण पर आधारित घटनाओं के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे एक तो विकृत गंधिता, रेंसिडिटी के बारे में आप देखोगे,
साथ ही जो कोरोजन है वो भी एक गंभीर समस्या हमारे डेली लाइफ की, जो ऑक्सीडेशन पर बेसिस है, ऑक्सीकरण पर आधारित है। तो एक तो कोरोजन देखेंगे, संक्षारण देखेंगे, और दूसरी चीज अपन क्या देखने वाले हैं, दूसरी चीज हम देखने वाले हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन की। तो आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे हमारे आसपास में बहुत सारे मेटल होते हैं। उन मेटल के बारे में हम बोलें तो अगर थोड़े दिन के लिए उनको एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, उनके ऊपर की विशेष रंग की कलर है, परत है, वो चढ़ जाती है। अब वो विशेष कलर की परत लेयर कहाँ से आई, वो लेयर आती है अगर वो एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है। एटमॉस्फेयर में क्या हो सकते हैं, एसिडिक सब्सटेंस हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, मतलब मॉइस्चर हो सकता है, इसके अलावा CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे बहुत सारी गैसें होती हैं। तो उनके साथ में कोई मेटल है वो रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। तो इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम संक्षारण या फिर कोरोजन बोल सकते हैं। तो लोहा, सिल्वर और कॉपर के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आइए देख लेते हैं संक्षारण क्या होता है। जल्दी से, आसानी से आप ऐसा बोल सकते हो कि जब कोई धातु बाहरी वातावरण के पदार्थों से, अब ये बाहरी वातावरण के पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, बाहरी वातावरण के पदार्थ हो सकते हैं, नमी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकती है, CO2 गैस हो सकती है, H2S गैस हो सकती है, या फिर कोई अम्ल हो सकता है। तो ये हमने बात करी कि नमी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सारे वातावरण के अंदर ही मिलेंगे आपको। तो इनके साथ में जब कोई पदार्थ बाहरी वातावरण के पदार्थों से अभिक्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, नया पदार्थ बनाता है, तो यह प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। कितना आसान है, जब कोई भी धातु होगा वो बाहरी वातावरण के पदार्थों से अभिक्रिया करेगा और नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। इस पूरी प्रोसेस को ही हम संक्षारण कर देंगे। और इसका दूसरा नाम कोरोजन भी होता है। तो कोरोजन किसको बोलोगे आप, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। अब बात करें कोरोजन की, तो बहुत सारे मेटल हैं हमारे पास में, टेबल के अंदर हम इनको दर्शा भी सकते हैं। तो इन सारे मेटल के अंदर से हम लोहे को तो बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी जो धातुएं बच गई उनके अगर रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर के सब्सटेंस के साथ में, तो उनको, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। बट अगर हम लोहे की बात करें, आयरन जिसको हमने अलग किया है, उस आयरन के जो कोरोजन हो रहा है, उस आयरन का कोरोजन को हम एक विशेष नाम देते हैं। विशेष नाम क्या है उसका, जंग लगना या फिर रस्टिंग बोलते हैं उसको। तो विशेष रूप से आप क्या बोल सकते हो, लोहे पर, लोहे के संक्षारण को आप क्या बोलोगे, जंग लगना भी कहते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली बोल सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग बोल सकते हो। एग्जाम्पल बता दो सर जल्दी से। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, सबको पता है कि अपने लोहा होता है, थोड़े दिनों के बाद में उसमें छोड़ते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं कि भूरे कलर की लेयर जम जाती है, परत जम जाती है, और पाउडर जैसा सब्सटेंस बनता है, पाउडर जैसा उसके ऊपर पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम बोलेंगे कि आयरन जो होता है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन है उसके साथ में विक्रिया करेगा, और वायुमंडल में नमी भी है, H2 के अणु भी है वहाँ पर, तो इन दोनों के साथ में अभिक्रिया कर सकता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जंग बनाता है, Fe2O3 बनाता है, जिसका सूत्र Fe2O3.H2 होता है। H2O के देखो हमने नंबर नहीं लिए, H2O के कितने अणु काम आ रहे हैं इसका कोई फिक्स नहीं है। H2O 10 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हमने अक्स मान लिया इनके बारे में। एक पर्सन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, और लोहे पर जंग लगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोलेंगे एक तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं होगा, और एक वाटर, नमी, इसकी ज़रूरी है, इसके बिना भी नहीं होगा। अगर अकेला ऑक्सीजन है तो भी रस्टिंग नहीं होगी, अकेला वाटर है तो भी इसकी रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। दोनों चाहिए तब जा करके जंग लगेगा इसके ऊपर। आई बात को समझ में। इसके अलावा भी और जैसे मैंने एग्जांपल बताए, जैसे सिल्वर है और कॉपर है, इनके ऊपर भी कोरोजन होता है। सिल्वर वायुमंडल की कौन से पदार्थ के साथ में, कौन से सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करता है, तो हम बोलेंगे जो सिल्वर है वो सिल्वर H2S के साथ में, जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ में अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फेट, जिसका रंग की बात करें तो वो होता है ब्लैक कलर का। आपने देखा होगा कि औरतें गहने पहनती है ना, उन गहनों के, चांदी के गहनों के ऊपर थोड़े दिन बाद में वो काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काले इसलिए पड़ जाएंगे, सिल्वर है, चांदी है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में जैसे ही उसको मिलेगा अभिक्रिया करेगा और काले रंग का पदार्थ बना लेगा, उसके ऊपर परत जम जाएगी काले रंग की Hg2S की।
ठीक है। हाइड्रोजन गैस होती है वो तो उड़ जाती है, इसका कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। लेकिन जो काला पदार्थ आपको दिख रहा है वो क्या है, चांदी के ऊपर Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। इस प्रकार से इसके अलावा कॉपर भी होता है। कॉपर जो होता है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। उसको हम बाद में जो अपना कॉपर है, कॉपर का कोरोजन बोल देते हैं। उसकी रिएक्शन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, डिटेल से है हमारे सारे मेटल हैं उनकी रिएक्शन आप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा हम आगे हम बात करें तो आपको मैं बोल दूं कि ये जो एग्जाम्पल है, इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ लिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ऑक्सीकरण संक्षारण और विकृत गंधिता, दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के। तो हम बोल सकते हैं संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पता है सबको, हाँ भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ आपको जल्दी से कि संक्षारण है वो एक बहुत ही हानिकारक घटना है। ऐसा क्यों बोला गया है कि कोरोजन होता है, उसकी वजह से मेटल जो होता है अपना प्योर मेटल वो किसी न्यू सब्सटेंस के अंदर फॉर्म हो जाता है, न्यू सब्सटेंस बना लेता है, नया पदार्थ बना लेता है जो अपने कोई काम का ही नहीं है। और काम का नहीं तो अपना जो प्योर मेटल है वो तो खराब हो गया ना, सारा का सारा मेटल है, सारा का सारा धातु है, धीरे 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 नए नए पदार्थ में बदल जाएगा और अपने पास लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, है ना, खाली कटोरा बचेगा, अपने पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो कोरोजन है संक्षारण बहुत ही हानिकारक घटना है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है संक्षारण एक हानिकारक घटना है। कोरोजन स्पेशली किसके लिए, रस्टिंग वाली, लोहे वाली। तो कोरोजन इज हार्मफुल बिकॉज, क्यों भाई, क्योंकि इसके कारण विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं हैं, जैसे कि कार के ढांचे हैं, पुल बने होते हैं लोहे की रेलिंग बनी होती है, आप देखते होंगे। जहाज होते हैं वो भी सारे लोहे के होते हैं, बेचारे पानी के अंदर ही रहते हैं और खारा पानी होता है एकदम, जिससे जल्दी से रस्टिंग होती है, आदि क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। जिसको बदलने के लिए, अब अगर नया जहाज लेके आओगे, पुराने की जगह नया लेके आओगे, तो जहाज को बदलने के लिए आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। हर साल इतना लोहा होता है जिसका संक्षारण हो जाता है, उसका फिर कोई काम नहीं है। इतना लोहा खराब हो जाता है संक्षारण की वजह से, जिसकी वजह से हमारे देश का बहुत सारा पैसा खर्च होता है हर साल, है ना, एवरी ईयर। तो आप बोल सकते हो हार्मफुल क्यों है, बिकॉज इट डैमेज थिंग मेड बाई आयरन सच एज कार बॉडीज, ब्रिज, रेलिंग और शिप एटसेट्रा। इनके बारे में हम बोलेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। इस डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा पैसा हमारा खर्च होता है। ये चीज़ें हमने देख ली। तो इसको बचने के लिए कुछ उपाय है क्या? हाँ सर, बिल्कुल उपाय है इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई आपके पास मान लो मेटल है, ये वाला मेटल है, इस मेटल के ऊपर आप क्या कर दो, पेंटिंग कर दो। क्या कर दोगे? पेंटिंग कर दो। जैसे ही पेंटिंग करोगे तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है H2S है वो सारी की सारी बाहर ही रह जाएंगी, इस मेटल से वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगी, अर्थात बाहर रह जाएंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा तो डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा तो पैसा खर्च नहीं होगा। यही सीधी सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं। एक और प्रोसेस है जिसका नाम क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। आप गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन से क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो लोहा होता है उसके ऊपर, जैसे कि जिंक होता है ना, जिंक धातु की लेयरिंग कर दोगे, और जिंक होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जिंक ही बाहर से एटमॉस्फेयर है उनसे रिएक्शन कर लेगा, लोहे के संपर्क में आएगा ही नहीं। बेचारा लोहा है वो बचा रहेगा, और बेचारा जिंक है ना वो उसका कोरोजन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, लोहा तो अपना सेफ है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑयलिंग मतलब उसके ऊपर तरल पदार्थ, तेलीय पदार्थ होते हैं, उनको हम उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे, और ग्रीजिंग कर सकते हैं, ग्रीज की पॉलिश कर देंगे। इस टाइप से बहुत सारी प्रोसेस है जिनसे अपन कोरोजन से बच सकते हैं। आई कुछ बात समझ में? भेजे में फिक्स हो गई होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक, विकृत गंधिता, जिसको आप रेंसिडिटी बोलते हो। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे अच्छे अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि काम आएंगे आपको 10th से लेकर आगे तक, जब तक आप पढ़ोगे साइंस तब तक आपको काम आने वाले हैं ये। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने टॉपिक विकृत गंधिता, रेंसिडिटी के बारे में। अगर आप देखें, नमकीन होते हैं हमारे, नमकीन या फिर चिप्स होते हैं, उनको बाहर छोड़ दें, पैकिंग में है तब तो दुकान के अंदर, शॉप के अंदर वो पड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 महीने तक पड़े रहेंगे। लेकिन उसको खोल करके बाहर छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि वो नम हो जाएंगे, 1 या 2 दिन के अंदर वो खराब हो जाएंगे, खाने लायक नहीं बचेंगे आपके, वो उनमें से स्मेल आने लग जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि चिप्स वगैरह है वो खाद्य पदार्थों ने वायुमंडल से अभिक्रिया कर ली और ऑक्सीकरण अभिक्रिया करके ऐसा पदार्थ बनाने ली जो खाने लायक है नहीं।
ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जो बना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको विकृत गंधिता बोलते हैं। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उनको विकृत गंधिता बोलते हैं। खासकर ये प्रक्रम उनमें होता है जो पदार्थ वसा और तेल रखते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा जल्दी होता है, अचार खराब हो जाता है, वो भी इसी का उदाहरण है। तो हम ऐसे बोलेंगे विकृत गंधिता किसको बोलोगे कि जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन अच्छा नहीं होगा, वो खराब परिवर्तन होगा। तो यह प्रक्रम विकृत गंधिता कहलाता है। बहुत ही आसान है, इजी शब्दों में हमने देख लिया कि जब हम वायु में खुला छोड़ देंगे किसी खाद्य पदार्थ को, तेल और वसा युक्त वाले को, तो उसकी स्मेल खराब हो जाएगी, गंध खराब हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। दूसरा नाम इसका रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी भी बोलते हैं इसको। तो रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम दे ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस बैड टेस्ट एंड स्मेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। अब सर ये तो हो गया रेंसिडिटी खराब हो जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ तरीका तो होगा जिससे हम उसको खराब होने से रोक लें? हाँ बिल्कुल है, बहुत सारे तरीके हैं कि आप उन पदार्थों को खराब होने से रोक सकते हो। क्या उपाय करोगे? सबसे पहला जो उपाय हो क्या कर सकते हो, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर कर सकते हो बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जिनको अगर हम उसमें डाल दें तो वो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसको कम कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। मतलब प्रतिऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है उसको रोक देंगे। तो ऐसे पदार्थ मिला देंगे तो अपना विकृत गंधिता नहीं होगी, रेंसिडिटी नहीं होगी। वायु रोधी बर्तनों में रखेंगे। वायु रोधी बर्तन क्या होते हैं, जिनमें वायु ही नहीं होती, ऐसे बर्तनों में रखेंगे जहां पर वायु ही नहीं है। वायु ही नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर विकृत गंधिता नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वायु रोधी बर्तनों में भरकर रखेंगे, बाई वैक्यूम पैकिंग करेंगे। कि अगर मान लो आप पैकिंग कर रहे हो और पैकिंग करते टाइम उसमें एयर भर गई, और एयर मतलब ऑक्सीजन, तो आप क्या कर सकते हो, उस ऑक्सीजन को वहां से हटा सकते हो और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस लेके आ सकते हो। मतलब ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भर दो, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस को भरकर जो कम क्रियाशील है, क्रम लिख दिया गया यहाँ पे, जो कम क्रियाशील है मतलब वो कम रिएक्टिव है ऑक्सीजन की बजाय। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो जल्दी से रिएक्शन कर लेगी ना, फिर रेंसिडिटी हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन भर देंगे जो रिएक्शन बहुत ही कम करती है, बहुत ही कम करती है। आपकी चिप्स वगैरह आती है ना, उनके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है, जब आप उनको फाड़ देते हो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर घुस जाती है और फिर वो खराब हो जाते हैं। ये सिस्टम होता है। तो रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन वो इनर्ट होती है, मतलब कम रिएक्टिव होती है। फोर्थ, हम एक और उपाय कर सकते हैं, ठंडे स्थानों पर हम रख सकते हैं उनको। फ्रिज में रखते हैं खाने को, क्यों रखते हैं, सब्जी बना दी, खाली जितनी खाई उतनी बच गई, उसको फ्रिज में रख दी। ऐसा क्यों करते हो आप, क्योंकि उसमें ऑयल और फैट है, और अगर हम उसको बाहर छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको कूल प्लेस में रखते हैं, ठंडे प्लेस में रखते हैं। उससे क्या हो गया, उससे ये होगा कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बहुत ही लो हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन ना के बराबर होता ही नहीं है। तो बाई कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर देयरफॉर देयर आर नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर ऐसे बोले रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज डिक्रीज। तो दोस्तों आपने देख लिया विकृत गंधिता क्या होती है, किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए ताकि ये आपको आगे काम आएंगे, 10th से आगे हर जगह काम आने वाले हैं। आपको बता दिया मैंने पहले ही। आगे हम, अगर आपकी डिमांड रही, कम से कम 20 या 15 कमेंट अगर आ जाते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर करवाओ, तो हम क्वेश्चन आंसर के लिए एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।